हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने विलियम वर्ड्स इसके पहले हमारे कई वीडियो आ चुके हैं, कई क्लास हो चुकी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क के से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बारीक बारीक पॉइंट पर हम लोगों ने उन पर चर्चा की है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ईयर वाइज पढ़ेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किस ईयर में कौन से वर्क आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले अपनी जो वर्क लिखा था, इनका जो सबसे पहला वर्क था, वो वर्क आता है 1793 में। सबसे पहला वर्क इनका जो सबसे फर्स्ट वर्क जो है वो 1793 में आता है, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव स्केच। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव स्केच क्या है। कि 17 इसके पहले जो है आपको मालूम है कि 1790 के नियर अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ यूरोप की यात्रा पर गए थे। इसके पहले 1792 में एक जो है फ्रांस में रह के आए थे एनी वेलोन वगैरह के साथ में, और उसके बाद जब वापस लौट के आए तो अब जानते हैं कि फ्रांस से वापस क्यों लौट के आए कि उसमें जो है फ्रांस के और इंग्लैंड के संबंध बहुत गड़बड़ हो चुके थे, राजनीतिक संबंध बहुत गड़बड़ हो चुके थे, युद्ध जैसे हालात हो गए थे, मजबूरी बस इनको वापस आना पड़ा था। और इस दौरान जब उन्होंने यूरोप की यात्रा की, इटली गए, स्विट्जरलैंड गए और आल्प्स पर्वत वगैरह, माउंटेन वगैरह की वादियों में घूमे, काफ़ी सारे उन्होंने नज़ारे देखे। तो जो नज़ारे उन्होंने देखे थे, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी, उन चीज़ों का उन्होंने जो है वर्णन किया। मतलब एक जो पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केच है, जो शुरुआती वर्क था, ये शुरुआती वर्क जो था, इस वर्क में डिस्क्रिप्टिव स्केच है जो वर्क था इनका, इस वर्क में इन पर जो है इटली वगैरह का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है ना। जैसे आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के शुरुआती वर्क पर किस देश का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इन पर प्रभाव था। तो क्योंकि आप जान लीजिए कि अपना थोड़ा सा सेंस हमको लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती वर्ग का डिस्क्रिप्टिव स्केच था। और इसके पहले कहाँ गए थे, यूरोप की यात्रा पर गए थे, मेन रूप से इटली वगैरह, क्योंकि इटली के आसपास ही जो है, इटली और स्विट्जरलैंड के आसपास ही जो है इनका जो आल्प्स पर्वत वगैरह है, तो इस चीज का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। इस बार इनका दूसरा जो वर्क आता है 1795 से लेकर 97 के बीच में, इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, इन्होंने एक प्ले लिखा था, द बॉर्डरर। द बॉर्डरर्स एक प्ले लिखा था। इनका जो है द बॉर्डर जो है एकमात्र प्ले है। और एक प्ले जो है हेनरी फोर्थ के बारे में लिखा, हेनरी थर्ड के बारे में लिखा गया है। ये प्ले हेनरी थर्ड के बारे में लिखा गया है। और इस प्ले में 5 एक्ट थे, और ये प्ले जो है 1845 में पब्लिश होता। ठीक है, ये प्ले जो है 1842 में पब्लिश होता है। तो दूसरा इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का एकमात्र प्ले, अगर कभी आपसे पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के एक प्ले का नाम बताओ, इसमें कौन सा प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो आपके दिमाग में बात है कि इनके बारे में तो कहाँ, इसको केवल पोएम के लिए जाने जाते हैं। तो इनका एक प्ले भी था जिसमें क्या थे, 5 एक्ट थे। किसमें एक्ट थे, 5 एक्ट थे। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1795 से लेकर 1797 के बीच में लिखा था, और एक जो है 1797 के बीच में लिखा था, लेकिन ये पब्लिश जो है 1842 में होता है। ये होता है 1842 में होता है, और वो भी लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है। इसमें होता है लंदन मैगजीन में होता है। इसके बाद अगला वर्क जो आता है इनका 1798 में आता है। इनका जो अगला वर्क होता है, एक वर्क होता है रेलिकल बैलेट। देखिए बैलेट जो होते हैं एक पोएम की एक फॉर्म होती है,
जैसे लिरिक होती है, सोनेट होते हैं, ओड होते हैं, इसी तरह एक फॉर्म होती है बैलेट्स। इसे कभी कभार आप लोग बलाट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे बैलेट्स बोला जाता है। तो एक बैलेट्स जो है एक पोएम, एक ऐसी पोएम होती है जिसको जो है नाच नाच मतलब डांस के साथ जो है डांस किया जाता है, और डांस के साथ साथ जो है मतलब उसके हिसाब से जो है स्टोरी एक्सप्रेस की जाती है। जैसे अपने यहाँ रामनवमी वगैरह पे जो है होता है ना, पहले रामनवमी वगैरह पे जो होता है, दशहरा पे होता है, तो रामलीला वगैरह होती है, तो रामलीला वगैरह में देखते हैं ना कि कैसे वो डांस वगैरह कर करके पूरा प्ले करते हैं, तो उसी हिसाब से जो है मतलब उसमें एक स्टोरी बयां होती है। तो ये बैलेट्स जो है मुख्य रूप से इसीलिए लिखे जाते हैं मतलब उसको स्टोरी के माध्यम से करने के लिए। तो लेकिन ये लिकर बैलेट का नाम क्या था, लिकर बैलेट। और ये बैलेट्स होती हैं अधिकतर जो है 4 लाइन की स्टैंजा में लिखी जाते हैं, जिसे हम क्वार्टरन कहते हैं, ठीक है, क्वार्टरन बोलते हैं। तो इसमें इस लिकर बैलेट्स में कौन कौन से वर्ग थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लिकर बैलेट्स में स्पेशली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, स्पेशली चर्चा करेंगे, जिसका जो है लिंक आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरे जितने भी प्ले हैं, जितने भी इनके वर्क हैं, इनके ऊपर जितनी भी क्लास बनी हुई है, सबकी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसमें से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे आपको इसमें मिलेगी कि इनके जो लिरिकल बैलेट्स हैं इसके बारे में कौन कौन से वर्क है, इसमें कौन कौन सी पोएम आती है, किस पोएम कौन सी स्टाइल में लिखी गई है, सारी चीज विस्तार से वहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल इनके ईयर के हिसाब से देख रहे हैं कि ईयर के हिसाब से कौन कौन से वर्क आते हैं। तो 1793 में फर्स्ट वर्क आता है डिस्क्रिप्टिव स्केच आता है। सेकेंड वर्क 1795 से लेकर 1797 के बीच में इन्होंने द बॉर्डर्स लिखा था, जो कि वर्क जो है इनका 1842 में पब्लिश होता है। लिखते यहाँ पर है लेकिन पब्लिश कब होता है, इस ईयर में होता है। उसके बाद हिंदी थर्ड, ए वर्क जो है हिंदी थर्ड के समय पर आधारित है और 5 एक्ट में था, ठीक है ना। इसके बाद 1798 के बाद 1800 में पब्लिश होता है प्रीफेस रिलिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन। कौन सा सेकेंड एडिशन आता है, सेकेंड एडिशन आता है। लेकिन इसमें क्या था कि क्योंकि आपको मालूम है कि जब रिलिकल बैलेट्स आया था तो इसमें इन्होंने केवल क्या किया था, इन्होंने सिर्फ एक स्टोरी पोएम दी थी। इसमें 23 इनकी 19 पोएम इनकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोएम जो है एस.टी. कॉलेरिज की थी। लेकिन इसमें क्या था कि मेन बात ये थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पहले एक पोएम जो है पहले वाली पोएम से एकदम अलग थी, तो इनके मन में एक ये बात था कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे लोग कोई नया काम करते हैं तो नया काम करते समय लोगों के मन में एक डर रहता है, क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा काम करने तो जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, बुराई सुनने को मिल जाए, लोग मेरे हमारे बारे में क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी बदनामी का काम हो, हाँ बड़ी बदनामी का हो। तो इस वजह से लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट एडिशन आया था। तो इसमें इन्होंने अपना कोई नाम नहीं लिया था, मतलब बिना पोएट के नाम नहीं था, विदाउट नेम। केवल क्या थी, केवल सिर्फ 19 पोएम उनकी थी, 4 पोएम उनकी थी। लोगों ने पब्लिश हुई, लोगों ने पढ़ा, काफ़ी रिस्पांस मिला, बड़ाई मिली, लोगों ने कहा कि भाई किसने लिखा है, जिसने लिखा है, नाम क्या है, नाम तो कुछ नहीं है, बिना नाम किए बहुत पढ़ाई हुई। तो जब इनके कानून इन्होंने सुना भाई जो एक बैलेट्स आया है, लोग कह रहे हैं कि एक बैलेट्स आया है, लिरिकल बैलेट्स के नाम से एक पोएम का कलेक्शन आया है जिसमें काफ़ी अच्छी पोएमें हैं, लेकिन जो है किसने लिखा है पता नहीं। तो इनको मन में अपने मन में सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई होगी, हाँ हाँ कम से कम चलो बुराई तो नहीं मिली। तो उससे हिम्मत बना के इन्होंने 1800 में जब, ठीक है ना, 1800 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस लिरिकल बैलेट्स का अगला कलेक्शन लिया, और अब की बात तो उत्साहित से एकदम से कहा था कि अरे वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि अब तो पहले की इनको सफलता मिल चुकी है। तो सफलता के लिए इन्होंने क्या किया कि अब की बार जो दोबारा जब निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है 61 पोएम आते हैं। इसमें जो एक पोएम थी इसी में क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो पोएम थी इसमें एक और पोएम ऐड करके इसको 61 पोएम कर देते हैं। लेकिन अब की बात क्या थी कि इसमें लिरिकल बैलेट्स में कुछ 61 तो थी, लेकिन जो पिछली बार जो है इनकी जो 4 पोएम थी, अब की बार कॉलेज की, अब की बार इसमें कॉलेज ने केवल एक पोएम और ऐड किया, 5 हो गया। लेकिन इसमें क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी
इसमें तो पोएम तो जी ठीक है, क्योंकि पोएम तो इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी पोएम आई, ठीक है ना। इसी में जो है लूसी पोएम आती है, लूसी ग्रे आती है, मैथ्यू पोएम आती है, द 2 अप्रैल मॉर्निंग पोएम आती है, ऐसी सारी पोएम, माइकल है, द इडियट बॉय है, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क आते हैं इसमें, इस एरिका बैलेट सेकंड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस लिख के दिया। ये प्रीफेस किसने लिखा था? जो प्रीफेस जो आया, ये प्रीफेस जो है, यहाँ पे बात जान लीजिए, प्रीफेस जो था वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था, ना कि एसटी कॉलेज ने लिखा है। प्रीफेस जो है वो एसटी कॉलेज ने ही लिखा, बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था इस वर्क को, ठीक है। ये चीज अगला चलते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या था, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नाम दिया, नाम किसका था? नाम केवल विलियम वर्ड्सवर्थ का था, एसटी कॉलेज का नाम नहीं था। ये सब चीजें देखिए क्या है कि जब भी आप पढ़िए तो एक चीज अपने मन की शंका जरूर मिटाते जाइए और क्वेश्चन करना है। जब आपको अगर किसी एग्जाम में सफल होना है, किसी एग्जाम में मेहनत करना है, तो एग्जाम के लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन अपने दिमाग में आप तलाशी जरूर। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें प्रीफेस में जो है लीगल बैलेंस आता है, तो लीगल लीगल बैलेंस आता है, तो लीगल बैलेंस में सबसे पहली बात तो दिमाग में आनी चाहिए कि भाई पोएम जो है पहली बार में तो एसटी कॉलेज में लिखी थी, इन्होंने कितने लिखी। दूसरी चीज ये है कि इसमें प्रीफेस लिखा तो क्या प्रीफेस भी दोनों लोगों ने मिलकर लिखा, या पोएम जो इसमें नाम लिखा गया, नाम में क्या दोनों लोगों, क्योंकि दोनों लोगों का काम था, दोनों लोगों ने लिखा नहीं। इस प्रीफेस जो है पूर्णतया विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, इसमें एसटी कॉलेज ने कोई सहयोग नहीं किया। और इसमें इसलिए नाम भी जो आता है, क्योंकि इसमें 56 पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, तो इसलिए इसमें जो नाम होता है, नाम भी जो है इनका खुद का नाम था, इसमें एसटी कॉलेज का कोई भी नाम नहीं था। उसके बाद 1802 में, क्योंकि 1802 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसी साल में विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी भी होती है मैरी हचिंसन के साथ। और दूसरा चीज ये भी है कि इसी साल जो है ये वहां से लौट के आते हैं फ्रांस से, एंटी बैलोन से बातचीत करके अपना कैरोलिन से मिलकर आते हैं, अपनी लड़की से मिलकर आते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसी साल जो था एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसी साल इनको जो है विलियम लाउथर के द्वारा 4000 पाउंड्स इनको जो है पैसे भी मिले थे, ठीक है ना। इनको, ठीक है ना, इनको विलियम लाउथर के द्वारा पैसे मिलते, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। तो इसमें क्या करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की लीगल बैलेंस का अगला एडिशन पब्लिश करते हैं, क्योंकि 2 साल बाद इधर पब्लिश किए थे, तो अब की बात 2 साल बाद फिर अगला एडिशन पब्लिश करते हैं। तो ये जो है लीगल बैलेंस का ये तीसरा एडिशन आता है, एक का तीसरा एडिशन आता है। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो प्रीफेस था, प्रीफेस में कुछ थोड़ा और जुड़कर जो है, तो इसको जो है इसमें एक अपेंडिक्स एंड अपेंडिक्स भी सिखाया जाता है, इसको जो है एंड अपेंडिक्स भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन, ठीक है। मतलब ये जो है एक प्रीफेस जो था इसका, इसमें केवल अंतर सिर्फ इतना था कि इसमें प्रीफेस को जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था। जो प्रीफेस जो इसमें लिखा था, जो इसमें जब क्या हुआ कि जब प्रीफेस आता है, तो प्रीफेस का भी लोग काफ़ी करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा है, इसमें के विचार सुन के लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो एक चीज़ जो कि इसमें पोएम से उत्साहित हुए थे, तो इसमें पोएम भी लगाई अच्छी अच्छी, और पोएम के साथ साथ प्रीफेस, क्योंकि इंसान नहीं जानते हैं कि जिस हिसाब से उनको सफलता मिलती है इंसान उसी तरह भगता है। तो जब यहाँ प्रीफेस में इनको सफलता मिली, तो अगली बार जाके इन्होंने उसमें जो है थोड़ा प्रीफेस को और थोड़ा बढ़ा करते एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद 1805 आता है। 1805 में इन्होंने लीगल बैलेंस का अगला कलेक्शन लाते हैं, इनका चौथा कलेक्शन लाते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए जो है 1805 में केवल नाम अकेले रहता है कि हाँ भाई लीगल बैलेंस सिर्फ 4 कलेक्शन आए थे, 4 एडिशन आए थे 1798 में, 1800 में, 1802 में और 1805 में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है केवल ये 2 रहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि इसका अपेंडिक्स की वजह से नाम होता है, बस इसका तो कोई गिनती नहीं होती, बस जानने के लिए होता है कि 1805 में भी आया था, लास्ट एडिशन का आया था। उसके बाद आगे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1807 में,
1807 में अब इनका अगला कलेक्शन आता है पोएम का, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। एक वर्क भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कलेक्शन में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में डैफोडिल, रेनबो हो गया, और ओड आती है इंटीग्रेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ये आती है, सॉलिटरी रिपर्ट्स आता है, लंदन 1802 आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये वर्क भी इसी में आते हैं, इसी सॉनेट में आते हैं। इसी में इनकी जो है, इसी वर्क में इनके और भी इंपॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं, जैसे इनका टू द कुकू, आ कंप्लेंट, ये सारे वर्क भी जो है इसी में आते हैं। ठीक है, ये सारे वर्क क्या होते हैं, इसी वर्क में आते हैं, इसी कलेक्शन में आते हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद हाँ देखिए एक पार्ट और, इसी 1805 में इनका जो द प्रीलूड वर्क है, द प्रीलूड जो वर्क है, ये वर्क भी क्या होता है, ये वर्क भी प्रीलूड क्या होता है, प्रीलूड भी इनका कंप्लीट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 1805 के लिए एक भी इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी आत्मकथा, जो ऑटोबायोग्राफी वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, द प्रीलूड, जो कि 14 पार्ट्स में है, ठीक है ना, वो इनका कंप्लीट हो जाता है। देखिए अभी हम पहले की क्या है कि हम ईयर के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक को, जैसे द डिस्क्रिप्टिव स्टेज है, इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। रिलिक्वियर बैलेंस में फर्स्ट रिलिक्वियर बैलेंस कब आया, क्या हुआ इसके साथ, इसमें कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन सी स्टाइल में आते हैं वर्क, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रिलिक्वियर बैलेंस सेकंड में जो है कौन कौन से वर्क आते हैं, लूसी पोएम वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ इसमें क्या वर्क था, क्या थीम थी इसकी। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है कि भाई क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए जो है थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि आप उबे नहीं। ठीक है, तो आगे 1807 के बाद इनका 1810 में इनका वर्क आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है वर्क। इसमें आगे बात 1811 में आता है इनका वर्क गाइड टू लेक, ये वर्क आता है 1811 में। उसके बाद आता है 1814 में इनका वर्क आता है एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन आता है, क्योंकि द रिक्लूज जो हमने बताया ना, अगर पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो द प्रील्यूड जो था, विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग में एक बात थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, क्योंकि इनकी सबके काम से इतना उत्साहित हो गए थे, इनकी सबकी सफलता से, कि उनके दिमाग में था कि भाई जैसे जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा पैराडाइज लॉस्ट, एक एपिकल वर्क लिखा, एपिक, तो हम भी कुछ ऐसा लिखे जो एपिक तरह हो, जो एक मतलब बहुत बड़ा काम हो। तो उन्होंने अपने मन में इसके लिए जो है एक वर्क निकाला, एक द रिक्लूज वर्क निकालने के लिए। उसका जो है 3 पार्ट में था। शुरुआती पार्ट जो है उसका द प्रीलूड होता है, सेकेंड पार्ट उसका होता है द एक्सक्लूशन होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है वो द रिक्लूज होता है। लेकिन हाँ, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वर्क जो है इनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये वर्क जो है इनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, कि जीवन काल में कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये जो 1840 में तो इसको लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, और ये पब्लिश हो जाता है। और प्रील्यूड जो आप जान रहे हैं, प्रील्यूड लिख के उन्होंने अपने पास रख लिया था, उसको तो उनकी जिस साल उनकी मृत्यु होती है 1850 में, तो उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद उसको उनकी वाइफ मैरी हचिंसन पब्लिश कराती है, और नया नाम देती है द प्रील्यूड। क्योंकि उससे पहले जो है द प्रील्यूड का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी अपने मन दिमाग में सोचा भी नहीं रहा होगा कि शायद इसका नाम द प्रील्यूड होगा बाई वर्क का, क्योंकि उन्होंने तो इसको टू कॉलेज के नाम, पोएम टू कॉलेज के नाम से दिया था नाम उसका, लेकिन इसका नाम जो है प्रील्यूड हो जाता है। और तीसरा वर्क जो होता है द रिक्लूज होता है, जो कि इनका कंप्लीट रहता है, वो 1888 में पब्लिश होता है, 1888 में पब्लिश होता है। तो इनका एक ऐसे वर्क आ रहा है। आगे चलते हैं, इनके वर्क के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक दो वर्क और भी है जो इम्पोर्टेंट वर्क है इनके। तो अगला वर्क जो आता है इनका इम्पोर्टेंट वर्क में आ रहा है 1850 में, 1850 में आ रहा है इनका वर्क। और एक वर्क है लाउडेमिया, लाउडेमिया वर्क जो है एक
लॉन्ग नरेटिव पोएम है। लॉन्डिनियर जो है इनकी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो कि 1845 में आता है। उसके बाद इनका जो इसका सेकेंड एडिशन जो है यही इसका जो सेकेंड एडिशन होता है 1845 में आता है, सेकेंड एडिशन लॉन्डिनियर का। उसके बाद अगला वर्क जो है इनका जो अगला वर्क है वो आता है 1819 में। 1819 में का एक वर्क आता है जो कि होता है पीटर बेल। 1819 में इनका वर्क आता है पीटर बेल आता है। ये भी क्या होता है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट वर्क में आ रहे हैं कि इस वर्क के बारे में आप पढ़े भले ना पूरा, क्योंकि लॉन्ग नरेटिव पोएम अगर पढ़े भले ना पूरा, लेकिन इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पोएमों से आते हैं, ठीक है ना। इसलिए जितने भी क्वेश्चन पोएम आ रहे हैं उन सारे पोएम के बारे में हम आपको चर्चा करते जा रहे हैं बीच बीच में। तो जरूरी है कि उन पोएम को आप जरूर ध्यान दीजिए। 1820 में, हाँ 1822 में, इसके बाद इनका 1822 में इनका सोनेट का कलेक्शन आता है, एक क्लासिकल सोनेट्स, जिसमें इन्होंने 132 सोनेट को पब्लिश किया था, ठीक है। 1822 में इनका आता है एक क्लासिकल सोनेट्स आता है। इन्होंने कुल मिला के 523 सोनेट लिखी थी, जिसमें 69 सोनेट जो है इनकी पॉलिटिकल थी, और 1 सोनेट जो थी वो 1 सोनेट जो थे वो लव सोनेट थी, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफी अच्छे बताया है आपको, पिछली क्लासों में काफी अच्छे से इन सब बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इनका जो अगला वर्क आता है 1850 में, तो आपको मालूम ही है 1850 में कि इनका, हाँ 1822 के बाद इनका 1827 में, हाँ 1827 में इनका वर्क आता है टू द स्काईलार्क। टू द स्काईलार्क आता है, और इस वर्क को कहा जाता है कि ये वर्क इन्होंने जो है 1822 में ही लिखा था, लेकिन ये लिखा था इसको, लेकिन पब्लिश होता है 1827 में पब्लिश होता है, ठीक है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे 1827 तक में, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। और उसके बाद क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इतनी उम्र तक आते रहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की उम्र जो है 57 ईयर्स की हो जाती है। कितनी उम्र हो जाती है? 57 ईयर्स की हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। तो अब देखिए क्या होता है कि इतनी उम्र में आदमी रिटायर होने हो जाता है, 57 या 60 ईयर में इंसान रिटायर हो जाता है। तो उसके बाद इनका जो आगे का वर्क होता वो वर्क इन्होंने बहुत लिखे, तो इन्होंने लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क उसके नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इतने वर्क थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, हमने यहाँ पर जो है समय के हिसाब से पढ़ा। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक करिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। रिलिकल बैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोएम आती है और उन पोएम की कौन सी स्टाइल में लिखते हैं, उनके कौन सा उनमें राइमिंग स्कीम होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको दिख रहा है तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।